हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक बिजनेस मॉडल के बारे में। एक बिजनेस मॉडल नहीं, एक इंडस्ट्री के बारे में। देन उसके बाद कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में। दो कंपनीज हम डिस्कस करेंगे, तीसरी भी डिस्कस कर लेंगे, पर मेनली फोकस हमारा दो कंपनीज पे। ठीक है, उसकी भी ओवरऑल सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता दूंगा। ओके, तो अब हम बात करें वाले प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स के बारे में, पीईबी। तो इसमें क्या होता है, ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स क्या होती हैं? मेनली जो स्टील से बनती हैं, स्टील से। तो इनका इनका बिजनेस मॉडल होता है डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड देन इरेक्शन, या फिर इरेक्शन समझ लो, या फिर इंस्टॉलेशन। ओके, तो ये क्या होती हैं, आपने देखी होंगी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं स्टील से। वहाँ पे आरसीसी का काम नहीं होता, वहाँ पे स्टील से जो बिल्डिंग्स बनती हैं। आपने फैक्ट्रीज देखी होंगी, आई थिंक वेयर हाउसेज जो रहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, उस हिसाब की बिल्डिंग्स रहती हैं। तो वो अभी इंडिया में देखो, एक तरह से देखी जाए तो फिर जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। तो वहाँ पे क्या होता है कि इनके पास टाइम कम होता है, ये लो कॉस्ट होती हैं, ऊपर से ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, ठीक है, ड्यूरेबल होती हैं। एंड देन टाइम बहुत कम लगता है इनको इंस्टॉल करने में। एंड देन लेबर चार्जेस बचते हैं, और लेबर की जो हेडेक रहती है ना कंस्ट्रक्शन करने में, उसमें बहुत टाइम भी जाता है, कोई पैसा भी जाता है, और चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, और हेडेक भी बहुत रहती है लेबर्स की उसमें। ठीक है, तो इसमें सिंपल यही है, एक 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 बिजनेसमैन को, या फिर एक कस्टमर को, या फिर एक कंपनी को एक अपनी फैक्ट्री बैठानी है। देन वो उनको एक कंपनी जो ये काम करती है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स का काम बनाती है, उनके पास जाएगी, उनको बताएगी ऐसे ऐसे मुझे इतनी स्क्वायर फीट जगह है, ऐसे ऐसे मुझे बिल्डिंग बैठानी है। तो वो कंपनी उसी स्क्वायर फीट के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। वो पूरा डिज़ाइन बना के कस्टमर को भेजेंगे, उनसे बोलेंगे ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हमारी बिल्डिंग्स बनेगी, पूरा उनको दिखाएंगे, समझाएंगे। देन कस्टमर पास, देन उसके बाद उस जगह के हिसाब से, उस डिज़ाइन के हिसाब से चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी। देन उसके बाद वो प्लांट पे आएंगी, वो साइड पे आएंगी, देन इरेक्शन होंगी या फिर इंस्टॉल होंगी। अंडरस्टैंड? तो ये बहुत टाइम सेविंग है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। जैसे ई कॉमर्स में ग्रोथ आ रही है, कॉमर्स में ग्रोथ आ रही है, ई कॉमर्स में, कोई कॉमर्स में। देन हर सेक्टर में जो ग्रोथ आ रही है, एफएमजी सेक्टर्स में ग्रोथ आ रही है, उनको इन्वेंट्रीज चाहिए होती हैं रखने के लिए, इन्वेंट्रीज, अंडरस्टैंड, सब इन्हीं से बनती हैं। ओके, एयरपोर्ट्स पे भी बहुत सारा काम होता है इनसे, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स से। तो मोस्टली बहुत टेलविंड्स हैं इस सेक्टर में, और मोस्टली स्टील से बनती हैं ये ले लो। ठीक है, तो आज पहले हम दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। पहला ईपैक की सबसे पहले कैपेसिटीज की बात करते हैं। तो ईपैक की कैपेसिटी है 1,33,900 मेगाटन पर एनम। अंडरस्टैंड? इसकी है पीईबी की, जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स की, मतलब कि जो स्टील की होती हैं। अंडरस्टैंड? एंड देन सैंडविच पैनल्स की है 13 लाख की। देन 5400 की है ईपीसी पैकेजिंग। अंडरस्टैंड? तो इसकी सेल्स की बात करते हैं, तो ये लोगों का सिमिलर बिजनेस मॉडल है। ये लोग काम करते हैं, बहुत जल्दी फास्ट काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस लेते हैं लोगों से। कैसे लेते हैं? जैसे कि एक, अगर सपोज करना, मैं जाता हूँ ईपैक के पास कि भाई मुझे ऐसे ऐसे अपने एक वेयर हाउसेस खोलना है इतने स्क्वायर फीट में। तो ईपैक वाले बोलेंगे अच्छा ठीक है, वो ईपैक वाले हमारी जगह के हिसाब से डिज़ाइन बना के देंगे। देन मैं बोलूँगा कि हाँ ऐसी डिज़ाइन में ठीक है। देन उसके बाद ईपैक वाले आके उसे 6 से 8 महीने तक उसको कंप्लीट करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चर करेंगे, देन इंस्टॉल करेंगे। अंडरस्टैंड? बहुत फास्ट करते हैं ये ईपैक वाले। तो बहुत इसी वजह से बहुत अच्छी कंपनी लग रही है मुझे। इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है Q2 में 433 करोड़, विच इज Q2 में 62% YoY लेवल। देन EBITDA इनका है 50 करोड़, विच इज ऑल्सो, EBITDA इनका ग्रो हुआ है Q2 ओवर Q2 बेसिस में 104%। ठीक है, 104% से YoY लेवल। सॉरी, ये पैड ग्रो हुआ है, EBITDA ग्रो हुआ है 75% से YoY लेवल। एंड पैट इनका है 14 करोड़, विच इज 104 YoY लेवल। अंडरस्टैंड? तो इसकी सेल्स ग्रो हुई है 62% से, विच इज वेरी गुड। 62% से इसकी सेल्स ग्रोथ हुई है। कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रोथ की है 60% से। ठीक है, और कंपनी आगे की गाइडेंस भी यही बोल रही है। इनका EBITDA मार्जिन है इनका 11.5%, और इनका EBITDA मार्जिन गाइडेंस भी यही है कि ये लोग बोल रहे हैं कि
11.5%, 10.5 से 11.5% हम ईबिटा मार्जिन रखेंगे ई पैक वाले। और आगे अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं उसी हिसाब से आगे अब सेल्स ग्रोथ करने के लिए। और आगे सेल्स ग्रोथ गाइडेंस दी है उन लोगों ने 10.5 11% की, वो सॉरी मैं बोल रहा हूँ, रेवेन्यू गाइडेंस दी है उन्होंने 35 से 40% की। ओके, तो अभी इन्होंने 60% अपनी सेल्स ग्रोथ की है। 940 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक है, 920 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास H2 के लिए। देन ये लोग गाइडेंस भी दे रहे हैं 35 से 40% की, तो अच्छी बात है। कंपनी 40%, 20-30 से लेके 40% की गाइडेंस दे रहा है, 60% से ग्रो कर रहा है। देन ईबिटा मार्जिन इसका बेस्ट है इसके पीयर्स में। हमको क्या देखना चाहिए, एक इंडस्ट्री में एक कंपनी बहुत अच्छी तरह से सेल्स ग्रोथ करे तो बहुत जल्दी मार्केट शेयर कैप्चर करेगी और आपके लिए पैसा बनाएगी। दूसरा, ईबिटा मार्जिन, ऐसा ना हो कि खाली कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रही 60% से और उसका ईबिटा मतलब कि जो पैसा कमाना है ईबिटा मार्जिन वो उसका है ही नहीं, वो नेगेटिव में जा रहा है क्योंकि कंपनी सेल में सारा अपना प्रोडक्ट निकाली नहीं। जैसे ईबिटा मार्जिन इसका 11.5% है और इसके पीएस का ईबिटा मार्जिन 10%, 8.5%, 7.5% ऐसे है, समझ रहे हो। तो इसका हाई ईबिटा मार्जिन है विच इज ऑल्सो गुड। तो ऐसे ही हमें चाहिए कि कंपनी की सेल्स भी ग्रोथ हो 60% से, कंपनी का ईबिटा ग्रो हो रहा है 11.5% से। कंपनी ये बोल रही है आगे के लिए भी गाइडेंस दे रही है कि 10.5 से 11.5% तक ईबिटा मार्जिन रहेगा। तो ईपैक की सेल्स भी अच्छी खासी है, ईबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा है, पेट भी अच्छा खासा है, ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, कैपेसिटी भी बहुत है, तो अच्छा कर रही है कंपनी। और कंपनी का फोकस है डोमेस्टिक मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं है। एक मुश्किल से 1 या 2% का एक्सपोर्ट्स में जाता है, बाकी ये लोग बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक में ही बहुत बहुत अभी बिजनेस है, ग्रोथ है। तो हम पहले यहाँ पे अच्छी तरह से फोकस कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे मिडिल ईस्ट वगैरह में, ठीक है। 6 to 8 वीक्स में एवरेज है इनका ये कंप्लीट करने में एक ऑर्डर, ठीक है। आई थिंक मैंने ऑलरेडी सब कवर कर दिया है इसमें। गाइडेंस इनकी 35 से 40% की है। ईबिटा मार्जिन गाइडेंस इनकी 10.5 से 11.5 है। सेल्स गाइडेंस इनकी अभी सेल्स इनकी ग्रो हुई है 60% से। तो ईपैक अच्छा कर रही है, 60% से ग्रो कर रही है। आगे की गाइडेंस दे रही है 35-40% की। ऑर्डर बुक 940 करोड़ रुपये है, कैपेसिटी इन पे बहुत है। ओके, चलो अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की, इंट्राच बिल्डिंग। ओके, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही थी। चलो आज इंट्राच बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो इंट्राच बिल्डिंग की कैपेसिटी है 2 लाख की कैपेसिटी है इनकी इंट्राच बिल्डिंग की। ओके, एक प्लांट इन्होंने अलग से बैठाया है अभी, वो अभी चालू नहीं है, वो आगे चालू होगा उसमें गुजरात में। देन सेम बिजनेस मॉडल है, डिजाइन, मैन्युफैक्चर, देन इरेक्शन, ठीक है। डिजाइन, मैन्युफैक्चर, इरेक्शन मतलब कि कोई कस्टमर इनको ऑर्डर देता है, ये कस्टमर को अपनी डिजाइन पास करवाते हैं, देन मैन्युफैक्चर करते हैं उस डिजाइन के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से। एवरीथिंग इज डू विद सब कुछ उस जगह के हिसाब से होता है, सब कुछ, अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये लोग अपने हिसाब से कुछ नहीं करते, उसी जगह के हिसाब से उसी बिल्डिंग के लिए ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और उस चीज़ है, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं, ये लोग बनाते हैं, जल्दी तैयार करते हैं। पर जो टाइमिंग है वो ईपैक की बहुत अच्छी है इन सब से, ऑर्डर्स पास करने में, ऑर्डर को मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करने में। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो इंट्राज का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 91 करोड़ विच इज 51% YoY लेवल, मतलब इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है 51% से। ईबिटा मार्जिन है इनका 8.5। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना, ई पैक का है 11.5% ईबिटा मार्जिन, देन इसका है ईबिटा मार्जिन 8.5, तो 3% का फर्क है। ईबिटा में 3% का फर्क है। आप पीयर्स हो, एकदम कॉम्पिटिटर हो, तो दिस इज नॉट गुड। ओके, आपको ये चीज देखनी चाहिए। देन पैट 32 करोड़ 56% YoY लेवल, पैट मार्जिन का 6.6 है। ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है इनकी। ओके, कैपेसिटी इनकी 2 लाख है, आगे भी इन लोगों ने कैपेसिटी एक्सपेंशन करी है, तो ओवरऑल सही है। कंपनी 50% से सेल्स ग्रोथ करी है। अब बात आते हैं आगे की, कंपनी सोचती है आगे की। ईपैक वाले बोल रहे हैं 35 से 40% अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे आगे के लिए और ईबिटा मार्जिन स्टेबल रखेंगे 10.5 से 11.5। यहाँ पे इंट्राच वाले बोल रहे हैं कि हम अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे आगे इस ईयर में 70.5% से। 50% इन्होंने सेल्स ग्रोथ करी है, 70.5% ही गाइडेंस दे रहे हैं दिस ईयर की आगे के लिए, H2 के लिए। तो दिस इज नॉट वेरी गुड साइन। उसके बाद भी आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग कि 20% से
20% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब 20% अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे FY26 के बाद 20% अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे। तो 20% अपनी सेल्स ग्रोथ करना इट्स नॉट गुड, बिकॉज तुम्हारा पीएस बोल रहा है 35 से 40% अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे, तो आपको भी वैसे ही ग्रो करना चाहिए, अंडरस्टैंड। उसके बाद ईबिटा मार्जिन की गाइडेंस बोल रहे हैं कि हम डबल डिजिट की कोशिश करेंगे आगे ईबिटा मार्जिन लाने के लिए, पर नॉट श्योर फॉर इन दिस ईयर, मतलब दिस ईयर में ये लोग ईबिटा मार्जिन 2% डबल डिजिट, मतलब डबल डिजिट क्या होता है 10 से 11-12% वही समझ रहे हो, तो ये लोग का अभी 8-8.5% है। तो अगले ईयर में ये लोग मोस्टली इनकी कोई श्योर नहीं थे, ये लोग यही बोल रहे हैं कि या तो हम इन दिस ईयर करेंगे, इन दिस ईयर के लिए श्योर नहीं है, पर हम डबल डिजिट में जरूर करेंगे नेक्स्ट ईयर में, ओके। और तो कुछ है ही नहीं, फुल कैपेसिटी इनकी ये लोग यही बोल रहे हैं कि FY26 में 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू करना चाहेंगे ये फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। उसके अंदर गुजरात में प्लांट चालू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। तो बस यही है। अब यहाँ पे डिफरेंस समझो तुम, ई पैक वाले बोल रहे हैं आगे अपनी सेल्स बोल देंगे 40% से, 30 से 40% से, ये लोग बोल रहे हैं 10-17% से, फिर 20% से। तो बहुत डिफरेंस है। जो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करेगी वो कंपनी बहुत जल्दी अपनी सेल्स करेगी, बहुत जल्दी पैट लेके आएगी और मार्केट में उसकी वैल्यू होगी, अंडरस्टैंड। पर अब यहाँ पे देखना ये है कि वो जो बोल रहे हैं वो करते जाएंगे या नहीं। हमारा काम यही है कि हमें यही देखना है कि वो करते जाते हैं तो हम उसके साथ रहेंगे, या फिर आगे जाके इंटरेस्ट बोलते हैं कि हम 40% से ग्रो करेंगे तो ये कंपनी भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे कभी भी परस्पेक्शन नहीं बनाना है कि भाई ये बेकार है, ये गलत है। हमेशा सोचनी है कि अभी ये बेकार है, आगे जाके ये सही हो सकती है, आगे जाके ये बेकार हो सकती है, अभी सही है, अंडरस्टैंड। ऐसे आपको थिंकिंग रखनी है। अभी ई पैक वाले बोल रहे हैं हम आगे जाके अच्छा करेंगे, तो उन पर भरोसा करना है और वो अच्छा करते जाते हैं तो और अच्छी बात है। आगे जाके अगर इंटरेस्ट वाले और अच्छा करते हैं तो और अच्छी बात है। पर अभी के हिसाब से देखोगे तो ईबिटा मार्जिन उसका ज़्यादा है, उसकी सेल्स ज़्यादा है, वो आगे की ज़्यादा सोच रहे हैं, जल्दी अपने ऑर्डर्स को रिसीव करके ऑर्डर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बहुत जल्दी। तो हमें तो उसके साथ ही रहना चाहिए, आई थिंक, समझ रहे हो। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस इंडस्ट्री में हमने 2 प्लेयर्स की बात कर ली, तीसरी की बात कर लेते हैं। चलो अब पीनट इंडस्ट्री, तो पीनट इंडस्ट्री का भी पैब सेगमेंट है जिससे 45 से 50% रेवेन्यू आता है उनका, 45 से 50% रेवेन्यू आता है पैब से। देन उनके और भी सेगमेंट्स हैं, उन पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो इन लोगों की अभी सेल्स ग्रोथ हुई है 22% से YoY लेवल। ईबिटा ग्रो हुआ है इनका 16% से, एंड देन पैट ग्रो हुआ है 20% से, और सेल्स उनकी हुई है 919 करोड़। तो इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है 20%, इनकी गाइडेंस भी 20% की है। ई पैक की गाइडेंस 35-40% की। तो वही वाली बात है कि आपको यहाँ पे मोस्ट अट्रैक्टिव डील चाहिए होती है, यहाँ पे बहुत एग्रेसिव पीपल चाहिए होते हैं। तो मुझे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स खेलना है पूरी, ठीक है, मुझे इसी में कंपनी चाहिए। तो ई पैक वाले बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं चीज़ को, ई पैक वाले बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं चीज़ को, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही आगे ग्रो करते जाएंगे, अंडरस्टैंड। और ये पीनट्स वाले बोल रहे हैं, पता नहीं, पीनट्स वाले अच्छी खासी सेल्स लेके आए हैं, लेकिन इनकी सेल्स पीवी में 45 से 50% रेवेन्यू, और आगे की सेल्स गाइडेंस भी यही दे रहे हैं कि 20% अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे। इनकी कंसोलिडेटेड बोल रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, और 20% से अपनी पैट ग्रोथ करेंगे। तो कंपनी अच्छी है 20% के हिसाब से, लेकिन आप सीधे यहाँ पे ई पैक को देखोगे तो ई पैक यहाँ पे सीधे ग्रो कर रही है, 60% अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है। अभी इनकी सेल्स ग्रोथ है 22% से। तो इस हिसाब से डिफरेंस है, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो अब मुझे तो ई पैक ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा घुस के भी ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया फिर इतना, इसको बाद में देखेंगे कभी। पर इसकी सेल्स मैंने आपको बता दी 22% से अपनी सेल्स ग्रोथ हुई है। आगे की गाइडेंस 20% की दे रहे हैं, पैट की गाइडेंस दे रहे हैं कि 20% अपना पैट ग्रो करेंगे। तो अच्छा है कंपनी, ये भी ठीक है, पर बस यही है, ठीक है। और ठीक है, आई थिंक ओवरऑल मैंने कवर कर दिया। और इंडस्ट्री के बारे में तो आपको क्या ही बताऊँ, आपको पता ही है कि किस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स की। बस यहाँ पे रिस्क यही है कि रिस्क क्या है कि स्टील प्राइजेस फ्लक्चुएशन रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, एंड देन लेबर इश्यूज रहते हैं। इन टच में तो लेबर इश्यूज हुआ है इनके साथ, ये लोग यही बोल रहे हैं कि लेबर इश्यूज की वजह से हमारा थोड़ा सा काम कम हो पाया, एंड देन व्हाटएवर, ओके। तो स्टील प्राइजेस वो तो नॉर्मल है, हर चीज़ में रिस्क रहते ही हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी ई पैक अच्छा कर रही है, और आगे हमें देखते रहना चाहिए। हमें कभी भी आंख बंद करके कंपनीज में पैसा डाल के नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा देखते रहना चाहिए कंपनी कर क्या रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं चाहता हूँ आप सीखो
आप सीखो कि हम कैसे देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पैरामीटर्स यही होने चाहिए आपके अंदर कि ईपैक की सेल्स ईपैक प्रीफैब की सेल्स आप कंपेरिजन करो विद अदर पीयर्स के साथ, देन उसका EBITDA मार्जिन पीयर्स के साथ कंपेरिजन करो, देन पैड करो, और देन कैपेसिटी करो, देन जो विनर हो वो आपका विनर होना चाहिए। ओके, आई थिंक मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया है। ओके गाइस, थैंक यू।